एपिसोड 7। कांतिलाल ने आज तक भूपत के बारे में अपनी जुबान नहीं खोली थी और अपने करीबी से करीबी दोस्त को भी नहीं बताया था कि वो भूपत के साथ मिलकर डाके डाला करता था। भूपत शमशान की दीवार के साथ साथ चलता कांतिलाल की कोठरी के आगे जो छोटा सा बगीचा लगा था उसमें दाखिल हो गया। कांतिलाल की कोठरी का दरवाजा बंद था और बाहर चारपाई बिछी हुई थी। एक आदमी सरस के दरख्त तले गाय का दूध धो रहा था। छोटे से अखाड़े के पास ही पंप लगा था जिसके नीचे बाल्टी रखे एक पहलवान टाइप का आदमी नहा रहा था। भूपत चारपाई पर जाकर बैठ गया और जिस रास्ते की तरफ से आया था उस तरफ तकने लगा। जो आदमी गाय के साथ था उसने पलटकर भूपत की तरफ देखा और अपने काम में मशगूल हो गया। वो यही समझा कि कोई देहाती देसी शराब की बोतल लेने के लिए आया है। दूध की बाल्टी एक तरफ रखकर साफे से हाथ साफ करता वो आदमी भूपत के पास आया और बेनियाजी से बोला, सवेरे सवेरे दारू पीने कहाँ से आ गए हो? अभी जाओ, सौदा देने वाला आदमी अभी नहीं आया। भूपत खामोश रहा और एक बीड़ी निकालकर सुलगाने लगा। उस आदमी ने जरा सख्त लहजे में कहा, क्या मजे से खाट पर बैठे बीड़ी पी रहे हो? कह दिया ना जाओ, अभी दारू नहीं है। तब भूपत ने अपनी लाल लाल खूंखार आंखें उठाकर उसे घूरा और रोबदार आवाज में पूछा, कांतिलाल कहाँ है रे? भूपत डाकू की आवाज और आंखों में ऐसी दहशत थी कि वह आदमी कुछ घबरा सा गया। समझ गया कि ये कोई और ही बला है। वो घिघिया कर बोला, सेठ अंदर सो रहा है, जगा दो उसे। भूपत ने इस बात में सर हिलाया तो वह आदमी डरते डरते कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद कोठरी में से एक अधेड़ उम्र का भारी बदन वाला आदमी बाहर निकला। ये कांतिलाल था। भूपत को देखते उसके बाजू खुल गए। वो दौड़कर भूपत के पास आया और उसके चरण छूकर बोला, दादा, मुझे तो रात भर तेरा इंतजार रहा। फिर वो उस आदमी की तरफ देखकर बोला, दादा के लिए दूध लेकर आओ। वो आदमी दूध वाली बाल्टी की तरफ लपका। वीरम भी साथ आया है क्या? कांतिलाल ने पूछा। वीरम भी है, सांवलिया और भाभा भी मेरे साथ है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कांतिलाल वही चारपाई पर भूपत के पास बैठ गया। दादा, ये शेर खान कौन है? तुम उसके लिए इतना खतरा क्यों मोल ले रहे हो? कांतिलाल, शेर खान मेरा बेटा है और एक बाप अपने बेटे की जान बचाने के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकता है। इससे आगे कोई सवाल न करना। कांतिलाल खामोश हो गया। भूपत डाकू के साथ उसने अपनी जवानी का बेहतरीन जमाना गुजारा था और वो उसकी तबीयत से पूरी तरह वाकिफ था। कांतिलाल का आदमी गड़वी में दूध भरकर ले आया जो भूपत गटागट पी गया। गड़वी वापस करते हुए भूपत ने पूछा, ये आदमी कौन है? कांतिलाल ने आहिस्ता से कहा, अपना ही आदमी है। साथ ही उसने आदमी को कहा, जाओ धनिया जाकर बाजार से कुछ पूरियां कचौरियां ले आओ, मेहमान आने वाले हैं। वो आदमी हाथ जोड़कर सलाम करता तेजी से एक तरफ चला गया। भूपत उठकर जायजा लेने लगा। पंप के नीचे कौन नहा रहा है? कांति ने कहा, दादा, सब अपने ही आदमी है, वैसे किसी को कुछ खबर नहीं है। ये लोग यही समझ रहे हैं कि बाहर से व्यापारी आए हैं। स्नान करने वाला आदमी अब बाल्टी हाथ में लेकर सामने वाली कोठरी की तरफ जा रहा था। भूपत ने कांतिलाल से कहा, हम किसी और जगह अपना ठिकाना बनाएंगे, ये जगह ठीक नहीं है। कांतिलाल ने एक लम्हे के लिए सोचा। वो जानता था कि भूपत ने अगर एक बार कह दिया है तो अब वो वहां नहीं रहेगा। वो बोला, ठीक है दादा, हम इमली वाले टीले के गोदाम में चले चलते हैं, वहां मेरे सिवा कोई नहीं आएगा। भूपत को ये बात पसंद आई। वो बोला, मुझे गोदाम की चाबी दे दो, मैं अभी वहां जाता हूँ। वीरम, भाभा और सावलिया पहुंचने वाले होंगे, तुम उन्हें लेकर वहां आ जाना। कांतिलाल ने जल्दी से सदरी की जेब में से चाबी निकालकर भूपत को पकड़ा दी और भूपत वहां से चल दिया। इमली वाले टीले के गोदाम का हुदूद अरबा भूपत को अच्छी तरह मालूम था। ये जगह वहां से कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर ऊंची नीची संगलाख जमीन को पीछे छोड़ती मगरिब की जाने में हरे भरे टीले के दामन में थी। टीले पर बेशुमार जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। टीले के दामन में एक पुराना कुआं था जो अब खुश्क हो चुका था। कुएं के पास ही इमली के घने दरख्त के पहलू में टीले की दीवार को खोदकर वहां एक गोदाम बनाया गया था जहां कांतिलाल ने देसी शराब के बड़े बड़े प्लास्टिक और लोहे के ड्रम रखे हुए थे। हर माह की खास तारीख को रात यहाँ गांव में कशीद की हुई देसी शराब रेड़ों पर लाद कर लाई जाती और फिर उन ड्रमों में भरकर बंद कर दी जाती। यहाँ उठने बैठने के लिए कांति ने एक छोटी सी फुलवारी लगा रखी थी जिसके कोने में छोटी सी कोठरी भी थी। जिस रात यहाँ नाजायज शराब आती थी उस रात कांतिलाल इस कोठरी में सोता था। भूपत इमली वाले टीले पर पहुंचा और उसने गोदाम खोलकर वहां का जायजा लिया। दीवार के साथ देसी दारू के ड्रम लगे थे। उसने गोदाम को बंद कर दिया और फुलवारी में आकर कोठरी की बाहर बिछी खाट पर लेट गया। अगरचे वो रात भर का जागा हुआ था मगर उसने नींद को अपने से दूर ही रखा। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि कांतिलाल के साथ उसके साथ ही आ गए। साथ ही उसने एक बड़ा सा लिफाफा उठा रखा था जिसमें उन लोगों के नाश्ते के लिए पूरियां, कचौरियां और हलवा वगैरह था। उन्होंने खूब पेट भर कर नाश्ता किया। तब भूपत कहने लगा, कांतिलाल, अब हम लोग यहाँ दोपहर तक आराम करेंगे, तुम दोपहर के बाद आना, फिर तुमसे बात होगी। कांतिलाल प्रणाम करके लौट। वो चारों के चारों इधर उधर लेट गए। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो गए थे। दोपहर के बाद कांतिलाल कोई 50-60 रोटियां, बैगन की भाजी और विलायती शराब लेकर आ गया। भूपत जाग रहा था। उसने बाकी आदमियों को भी जगा दिया। शराब की बोतल देखकर भूपत बोला, जब मैं काम पर होता हूँ तो तुम जानते हो कि मैं दारू को हाथ नहीं लगाता।
इसको जमीन पर उंडेल दो। कांतीलाल ने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने बागीचे में ही बैठकर खाना खाया। खाने के बाद वहीं उनकी अहम तरीन मीटिंग शुरू हो गई। कांतीलाल ने जेब से कागज निकालकर जमीन पर बिछा दिया। कागज पर आड़ी तिरछी लकीरों की मदद से एक मुख्तसर सा नक्शा बनाया गया था। सब उसे गौर से देखने लगे। कांतीलाल समझाने लगा, दादा, ये वो टेकरी है जिस पर महाराणा प्रताप के जमाने का वो किला है जिसे पुलिस ने खतरनाक मुजरिमों को कैद में रखने के वास्ते जेल में बदल दिया है। इस किले के नीचे 4 तहखाने हैं। उनके दरमियान एक तंग राहदारी है जहाँ रात को 2 बल्ब रोशन रहते हैं। ये राहदारी आगे जाकर बंद हो जाती है। यहाँ से इन तहखानों को एक जीना जाता है। जीने का दरवाजा लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला है जो सिर्फ उस वक्त खोला जाता है जब किसी पुलिस के आदमी को वहाँ से गुजरना होता है। दरवाजे के बाहर एक सिपाही हर वक्त पहरे पर असलहा लिए मौजूद रहता है। भूपत ने बड़े गौर से नक्शे पर नजरें जमा रखी। उसने पूछा, इस किले के अंदर रास्ता कहाँ से जाता है? कांतीलाल ने एक जगह उंगली रख दी। ये किले का मेन गेट है, मगर हम लोग यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। इस दरवाजे से कोई भी शख्स शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर अंदर नहीं जा सकता। फिर उसने उंगली चलाते हुए ऊपर एक नुक्ते पर रोक दी और बोला, यह किले की पिछली दीवार है। यहाँ किले के अंदर का गंदा पानी एक झलार में गिरता है। किले की दीवार के नीचे एक पाइप लगाया गया है। उस पाइप का कतर 4 फुट के करीब है। आदमी बैठकर उसमें से गुजर सकता है। लेकिन एक मुश्किल यह कि जहाँ इस पाइप का पानी नीचे झलार में गिरता है, वहाँ पाइप का मुंह लोहे की मजबूत जाली से बंद कर दिया गया है। मैंने बहुत सोचा है, वीरम के साथ भी काफी मशवरा किया है। वीरम को तो मैं रात वहाँ ले भी गया था। उसे पाइप की जाली वगैरह सभी दिखा दी। मैं तो उस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर हम किले में दाखिल होना चाहते हैं तो सिवाय उस पाइप के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भूपत ने पूछा, शेर खान कौन से तहखाने में है? कांतीलाल ने जवाब दिया, वो सबसे आखिर वाले तहखाने में बंद है, जहाँ राहदारी की दीवार आगे से बंद हो जाती है। उस राहदारी में भी रात को एक सिपाही चल फिरकर गश्त लगाता रहता है। 4 घंटे बाद उसकी ड्यूटी बदल जाती है। अब तुम जिस तरह मुनासिब समझो, हम उसी तरह करेंगे। भूपत ने बीड़ी सुलगाई और बोला, कांतीलाल, किले में राशन पानी लेकर भी तो आखिर कोई जाता ही होगा। धोबी वगैरह मैले कपड़े लेकर भी आते होंगे। क्या अंदर रसोई खाना नहीं है? एक छोटा सा मैस है दादा। तो फिर राशन अंदर लेकर कौन जाता है? यहाँ वीरम ने अपनी तहकीकात की रोशनी में जवाब दिया, ठेकेदार का एक बूढ़ा मुलाजिम दिन के वक्त सिर्फ एक बार सब्जी और दूध वगैरह लेकर अंदर जाता है। उसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होता है। धोबी वगैरह का मुझे कुछ इल्म नहीं। कांतीलाल ने कहा, दादा, अगर हम गटर के पाइप के जरिए अंदर दाखिल हो तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। गटर का पाइप किले के अंदर एक हौज में निकलता है, जहाँ नीचे उतरने के लिए लोहे की छोटी सी सीढ़ी भी लगी हुई है। उसकी मैंने पूरी तरह से तस्दीक कर ली है दादा। एक बार हम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर उन लोगों पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। किले के ऑफिस में कोई वायरलेस नहीं है, सिर्फ टेलीफोन लगा है। हम उसके तार बाहर से बड़ी आसानी से काट सकते हैं। भूपत ने पूछा, किले में पुलिस की नफरी कितनी होती है? दादा, मेरी इत्तला के मुताबिक रात को 50-60 आदमियों से ज्यादा की नफरी नहीं होती। ऑफिस में सिर्फ एक कांस्टेबल बैठा होता है जिसके पास टेलीफोन पड़ा है। बाकी गार्ड्स हैं, पहरेदार हैं। 2 गार्ड्स किले के गेट पर होते हैं। भूपत ने सांवलिया की तरफ देखा। सांवलिया, वीरम और भाभा इतनी देर तक खामोश बैठे थे और नक्शे पर नजरें जमाए कांतीलाल की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। सांवलिया ने भूपत की तरफ देखकर कहा, दादा, गटर के पाइप को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत होगा। कांतीलाल बोला, मेरे पास ऐसा प्लास पड़ा है जो मजबूत से मजबूत लोहे की जाली पल भर में काट डालता है। टेलीफोन की तार कहाँ से गुजरती है? भूपत ने कांति से पूछा। टीले के ऊपर से आती है और नीचे कच्चे रास्ते पर लगाए गए खंभों पर से होती हुई शहर की तरफ जाती है। उसे तो हम आसानी से किसी भी जगह काट डालेंगे। हमें 2 मजबूत, काबिल एतबार और अच्छी हालत वाली जीपें दरकार होंगी। एक जीप अगर स्टार्ट ना हुई तो हम दूसरी पर आ जाएंगे। उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा दादा। एक जीप तो मेरे पास मौजूद है, दूसरी जीप तुम जिस वक्त हुक्म करोगे मैं शहर जाकर ले आऊंगा। भूपत ने वीरम और भाभा की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मेरा ख्याल है हमें कल रात का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें आज रात ही हमला कर देना होगा। तेरा क्या ख्याल है कांतीलाल? जो तुम्हारी मर्जी दादा, सब कुछ तैयार है। मैं दूसरी जीप का अभी बंदोबस्त करता हूँ। बंदोबस्त नहीं कांती, जीप साथ लेकर आना। भूपत ने अपने खास करख्त लहजे में कहा। ऐसा ही होगा दादा। ये कहकर कांतीलाल चुप हो गया। भूपत ने उठते हुए कहा, मुझे असलहा दिखाओ। कांतीलाल सारे डाकुओं को फिर गोदाम में ले गया। शराब के ड्रमों के पीछे से उसने एक बोरी बाहर निकाली। उसमें 60 टॉमी गने, 5 303 की राइफलें, गोलियां और 2 पिस्तौल थे। भूपत ने सारे असलहे का गौर से मुआयना किया। एक राइफल को लोड करके देखा। हमारे पास रिवॉल्वर मौजूद हैं। इनमें से हम एक टॉमी गन अपने पास रखेंगे। कांति, तुम अभी जाकर दोनों जीपें ले आओ। वीरम तुम्हारे साथ जाएगा। इस जगह से रात को हम किले पर धावा बोल देंगे। कांतीलाल वीरम को साथ लेकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भूपत ने एक बार फिर नक्शे को गौर से देखा। सांवलिया और भाभा भी उसके पास ही बैठ गए। भूपत कहने लगा, सांवलिया, तुम अपनी निगरानी में टेलीफोन के तार काटोगे। भाभा, तुम गटर की जाली काटोगे।
मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, बाकी मौके पर ऑर्डर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है दादा। उन्होंने असलहे की बोरी गोदाम से बाहर निकाल ली और दिन की रोशनी में टॉमी गनों की सफाई करने लगे। भूपत ने सांवलिया से पूछा, तुम्हें यकीन है कि शेर खान उस किले के तहखाने में बंद है? दादा, मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। देखता भी तो मैं पहचान नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उसे पहले नहीं देखा। लेकिन एक आदमी को मैंने कांतीलाल के सामने ये कहते सुना है कि सबसे आखिरी तहखाने में एक पाकिस्तानी जासूस कैद है जो नौजवान है और जिसको शेरा शेरा कहकर बुलाया जाता है। भूपत खामोश हो गया। 1 घंटे बाद वीरम और कांतीलाल 2 जीपों में सवार वहां आ गए। भूपत ने जीपों के इंजन चेक किए। उन्हें एक बार फिर तेल दिया गया। दोनों जीपें ऊपर से बंद थी। इतने में आसमान पर बादल आना शुरू हो गए। रात का खाना भी उन 5 ने उसी बागीचे में बैठकर खाया। कांतीलाल ने वहां लालटेन रोशन कर रखी थी। रात 11 बजे तक वो उस जगह बैठे अपने मंसूबे पर गौर करते रहे। ठीक 11:30 बजे भूपत उठ खड़ा हुआ, राइफल कंधे से लटकाई और बोला, चलो मेरे शेरों, आज की रात कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। तुमने हर मुश्किल में जान की परवाह किए बगैर मेरा साथ दिया है। आज भी मुझे तुम लोगों की जरूरत है। सबने यकजुबान होकर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं दादा। ये 5 यानी 4 डाकू और एक साबिक डाकू और रहनुमा यानी कांतीलाल दोनों जीपों में सवार हो गए। आगे आके कांतीलाल की जीप थी। वो अपने साथी डाकुओं को रास्ता दिखा रहा था। उसने जो रास्ता चुना था वो शहर के बाहर से होकर किले वाली टेकरी को जाता था। ये रास्ता कांतीलाल का देखा भाला था। रतलाम शहर की इमारतें और उनकी रोशनियां बाएं जानिब काफी दूर दूर थी और मजीद दूर होती जा रही थी। उनकी जीपें एक तरफ घूमी तो दूर ऊंचा टीला मुहीब से देव की तरह नजर आ गया। भूपत कांतीलाल की जीप में उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। कांती ने सामने की तरफ इशारा किया, दादा, ये है वो टेकरी और वो जो रोशनी देख रहे हो यह किले की ऊपर वाली बैरक के बाहर रात भर चलती रहती है। टेलीफोन के तार कहाँ से गुजरते हैं? अभी बताता हूँ दादा, कांतीलाल ने जवाब दिया। जीपें टेकरी के पीछे आकर एक छोटी सी सड़क पर एक तरफ खड़ी हो गई। कांतीलाल, भूपत और दूसरे डाकू भी जीपों से उतर आए। कांतीलाल ने चंद कदम आगे चलकर ऊपर इशारा किया। वहां थोड़े थोड़े फासले पर खंबे लगे थे जिनके साथ तारें बंधी हुई थी। दादा, ये दोनों तार किले वाली जेल के टेलीफोन के हैं। भूपत ने भाभा को इशारा किया। उसने जेब से प्लास निकाला और बंदर की तरह तेजी से खंबे पर चढ़कर टेलीफोन के तार काट डाले। वो लोग फिर जीपों में सवार हुए और कांतीलाल ने टेकरी के पीछे ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ जीप को आगे बढ़ाया। फिर एक जगह जीपों को रोककर इंजन बंद कर दिए गए। भूपत कांतीलाल के करीब आ गया। यहाँ अंधेरा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और तारों की धीमी रोशनी भी नहीं थी, मगर उन डाकुओं की आंखें अंधेरे में देखने की आदी थी। जबकि कांतीलाल को मालूम था कि किले की जेल का गटर किस मकाम पर गिरता है। वो भूपत को उसी जगह ले आया था। भूपत ने देखा कि उसके सामने एक चौकोर सा गड्ढा था जिसमें किले की दीवार से पानी गिर रहा था। कांतीलाल और भूपत वहीं बैठ गए। कांती ने गटर की तरफ इशारा किया। भूपत ने भाभा को आहिस्ता से कहा, नीचे उतरकर गटर की जाली काट डालो। भाभा प्लास लेकर झलार में उतर गया। उसने दोनों पांव गटर के नीचे एक जगह जमाए और उसके मुंह पर लगी तारों की जाली काटनी शुरू कर दी। भाभा अपने काम का माहिर था, मगर ये जाली कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। भाभा देर तक जोर लगाता रहा। ऊपर से भूपत ने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा, देर क्यों लगा रहे हो, क्या बात है? नीचे से भाभा की आवाज आई, सब ठीक है दादा, जाली सख्त है। उसी वक्त बादलों में हल्की सी गरज सुनाई दी। भूपत ने आसमान की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि अभी बारिश हो। बारिश की वजह से उसकी मुहिम में कुछ रुकावट पैदा हो सकती थी। भाभा ने जाली एक तरफ से आधी काट डाली और मुंह ऊपर करके आहिस्ता से बोला, दादा, सब ठीक है, आ जाओ। भूपत ने कांति से कहा, तुम जीपों के पास इसी जगह रहोगे, मैं आदमी लेकर अंदर जाता हूँ। भगवान तुम्हें कामयाब करे दादा। भूपत ने दिल में दोहराया, खुदा मेरे साथ है। फिर वो झलार में उतर गया। गटर में एक बड़ी नाली की तरह पानी बहकर झलार में गिर रहा था। भाभा गटर की कटी हुई जाली से एक तरफ खड़ा था। भूपत ने उससे प्लास लेकर ऊपर कांतीलाल की तरफ उछाल दिया और खुद झुककर गटर में दाखिल हो गया। वहां पर सील और तारीकी थी। उसके पीछे भाभा, वीरम और सांवलिया चले आ रहे थे। टॉमी गन उनके कंधों से लटक रही थी। गटर की फिजा मुताफन थी, मगर सामने से ताजा हवा भी बराबर आ रही थी। एक जगह हवा ठंडी हो गई तो उन्हें एहसास हुआ कि गटर का मुंह अब ज्यादा दूर नहीं रहा। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जहां गटर खत्म हुआ वहां नीचे एक चौकोर हौज में गंदा पानी जमा होकर गटर के जरिए किले से बाहर जाता था। उस मकाम पर कांति के कहने के मुताबिक लोहे की एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। भूपत ने हाथ से अपने साथियों को चले आने का इशारा किया और लोहे के जीने को तय करके बाहर निकल आया। बाहर आते वो एक तरफ को होकर भुरभुरी जमीन पर बैठ गया। उसके पीछे पीछे दूसरे साथी भी बाहर निकल आए और वहीं जमीन पर बैठ गए। सांवलिया भूपत के करीब आ गया। दोनों सामने किले की ऊंची इमारत को देख रहे थे, जहां एक बल्ब ऊपर वाली बैरक में रोशन था और दूसरा बल्ब किले की जेल के गेट पर जल रहा था। भूपत ने सरगोशी की, सांवलिया, क्यों ना गेट की तरफ से जाएं या फिर पीछे को रास्ता तलाश करें। दादा, कांति ने कहा था कि गेट की तरफ से जाना खतरनाक हो सकता है। पीछे कौन सी खिड़की खुली होगी हमारे लिए, हम गेट की तरफ से ही चलेंगे।
हमारे पास काफी असलहा है, मगर जब तक मैं गोली ना चलाऊं कोई भी शख्स फायर ना करे, समझे? फिर उसने रिवॉल्वर जेब में रख लिया और बड़ा चाकू खोलकर हाथ में मजबूती से थाम लिया। सांवलिया, यहाँ चाकू ज्यादा ठीक रहेगा, तुम भी चाकू निकालो। वीरम और भाभा, तुम टॉमी गन ही पकड़े रहना और 4 कदम का फासला रखकर पीछे आना। अब उन्होंने झुककर किले के जेल वाले गेट की तरफ चलना शुरू किया। जब उन्हें जेल के गेट पर पहरा देते दोनों सिपाहियों के हिवले बिजली की रोशनी में साफ नजर आने लगे तो भूपत के इशारे से वो जमीन पर औंधे लेट गए और कोहनियों के बल आगे खिसकने लगे। जब उनके और पहरेदारों के दरमियान थोड़ा फासला रह गया तो भूपत वहीं रुक गया। उसने गौर से दाएं बाएं देखा। एक तरफ कोई दफ्तर था जिसके बरामदे में बत्ती जल रही थी। उसके ऊपर चबूतरे पर भी किसी दफ्तर का बरामदा था, वहां भी रोशनी हो रही थी, मगर पहरेदार या सिपाही कोई नहीं था। भूपत ने सांवलिया के कान में सरगोशी की। ये पुलिस की नफरी कहाँ है? सांवलिया ने जवाब में सरगोशी की। मेरा ख्याल है सिपाही बारक में सो रहे हैं, सिर्फ रात के ड्यूटी वाले लोग ही जाग रहे हैं। 2 कांस्टेबल यहाँ से दूर किले की दीवार के बाहर बड़े गेट पर पहरा दे रहे थे। भूपत अपने साथियों को लेकर जिस गेट पर आ गया था वो किले की जेल का दरवाजा था। ये दरवाजा भी लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला था। दोनों सिपाही एक दूसरे के सामने दरवाजे के दोनों जानिब स्टूलों पर बैठे बीड़ियां पीते बातें कर रहे थे। उनकी बातें करने की आवाज भूपत और उसके साथियों को बराबर सुनाई दे रही थी। उनके पास राइफलें थी जो उन्होंने अपने कंधों के साथ लगा रखी थी। भूपत ने सांवलिया को एक तरफ जाने का इशारा किया। सांवलिया समझ गया कि भूपत की हिकमत अमली क्या है। वो अंधेरे में जमीन पर रेंग रेंग कर एक टब्बे के अकब से होकर दरवाजे की दूसरी तरफ आ गया। भूपत ने अपने पीछे भाभा और वीरम को हाथ से इशारा किया, जिसका मतलब था कि तुम लोग इसी जगह लेटे रहो। भूपत खुद रेंगते हुए आगे बढ़ा। बादल एक बार फिर गरजे। पहरेदार सिपाहियों ने आसमान की तरफ देखा और हंस हंस कर बातें करने लगे। इतनी देर में सांवलिया दूसरी तरफ वाले पहरेदार के बिल्कुल अकब में पहुंच गया और भूपत की तरफ से सिग्नल का इंतजार करने लगा। भूपत आहिस्तगी से रेंग रेंग कर उस तरफ वाले पहरेदार की तरफ बढ़ रहा था। अब उसके और पहरेदार के दरमियान सिर्फ 15 फुट का फासला रह गया था। उनके आगे बिजली की रोशनी थी। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ाता तो पहरेदार उसे देख सकता था। भूपत को उस जगह से दुश्मन पर अचानक हमला करना था। अब भूपत को एक खास सिग्नल की आवाज के साथ अचानक अपनी तरफ वाले पहरेदार पर झपटना था, जबकि उस आवाज को सुनते ही सांवलिया ने दूसरी तरफ के पहरेदार को झपटकर मौत के घाट उतार देना था। इन दोनों कामों के ये दोनों डाकू माहिर थे। काम अपने मंसूबे के मुताबिक ही अंजाम दे रहे थे कि ना जाने कैसे एक सिपाही की नजर भूपत पर पड़ी। उसे 10-15 फुट के फासले पर अंधेरे में एक इंसानी सर हिलता नजर आ गया। वो जल्दी से स्टूल से उठा और दूसरे ही लम्हे अपनी राइफल तान कर बोला, कौन है? ये देखकर उसके सामने वाला पहरेदार सिपाही भी होशियार हो गया। भूपत ने अपना सर पीछे कर लिया, मगर अब वक्त गुजर चुका था। सामने वाले सिपाही ने अंधेरे में इंसानी सर को पीछे खिसकता देखा तो फायर झोंक दिया। रात के सन्नाटे में राइफल के फायर का धमाका गूंजा तो जेल के दूसरे पहरेदार सिपाही बेदार हो गए। भूपत ने चाकू एक तरफ फेंका और रिवॉल्वर निकाल ही रहा था कि उस पर दूसरा फायर आ गया। गोली इस बार भी उसके करीब जमीन में धंस गई। भूपत ने चिल्लाकर कहा, अरे सांवलिया, किस माँ का इंतजार कर रहा है रे? सांवलिया की तरफ दोनों पहरेदार सिपाहियों की पुष्ट थी। भूपत की आवाज पर सिपाहियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस दौरान सांवलिया ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। उसने वहीं से निशाना लेकर गोली चला दी। पहला पहरेदार आगे गिरा, फिर दूसरे पर फायर किया। दूसरा सिपाही जख्मी होकर गिरा। जेल की दूसरी मंजिल पर सिपाहियों के भागने दौड़ने और हवाई फायर करने की आवाजें आने लगी। उसके साथ ही खतरे का अलार्म चीख उठा। भूपत दौड़कर जेल के दरवाजे पर आ गया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो पीछे मुड़कर भाभा और वीरम की तरफ मुखातिब होकर बुलंद आवाज से कहने लगा, यहीं डटे रहना, कोई अंदर आए तो उसे भून कर रख देना। उसके जवाब में वीरम और भाभा ने टॉमी गनों की एक बाढ़ फिजा में फायर कर दी। टॉमी गन की फायरिंग के तड़ाकों से रात की खामोशी में शिगाफ पड़ते चले गए। सांवलिया ने लोहे के दरवाजे पर जो ताला पड़ा था उस पर फायर किया। ताला टूट गया। दोनों ने लात मारकर दरवाजे को खोला और जीना उतर ही रहे थे कि राहदारी में जो 2 सिपाही गार्ड ड्यूटी पर थे उन्होंने ऊपर तले 6-7 फायर कर दिए। भूपत और सांवलिया ने जीने पर से राहदारी में छलांगे लगाई और फर्श पर लेटकर सामने की जानिब गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राहदारी आगे से बंद थी। दोनों सिपाहियों को उन्होंने वहीं भून कर रख दिया। बाहर से राइफल के फायरों और टॉमी गन की तड़ातड़ बराबर सुनाई दे रही थी। भूपत राहदारी के आखिरी तहखाने की तरफ दौड़ा। तहखाने के सलाखदार दरवाजे पर ताला था। उसने गोली मारकर ताला तोड़ दिया। झांक कर अंदर देखा और बुलंद आवाज में पूछा, तुम शेर खान हो? एक नौजवान लड़का बोरिये पर से उठ खड़ा हुआ और कमजोर आवाज में बोला, हाँ, मेरा नाम शेर खान है। तो फिर बाहर आ जाओ, हमें रूबी ने तुम्हें निकालने के लिए भेजा है। ये कहकर भूपत ने शेर खान को बाजू से पकड़ा और बाहर खींच लिया। फिर वो उसे खींचता हुआ राहदारी के जीने की तरफ दौड़ा। सांवलिया आगे आगे था। वो बोला, दादा, बाहर पुलिस मुकाबला हो रहा है, देख के निकलना। तू डरता क्यों है रे? शेर बन शेर, पुलिस मुकाबले हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। फिर वो शेर खान की तरफ पलट कर बोला, सुना है तुम बड़े बहादुर लड़के हो, इन लोगों ने तुम पर बड़ा जुल्म किया है, मगर बेटा अब बहादुरी ना दिखाई तो तुम्हारी लाश यहीं तड़पती रह जाएगी। चलो। शेर खान के लिए सब कुछ अचानक ही हो गया था, मगर रूबी के नाम से वो संभल गया और समझ गया कि रूबी ने जरूर कोई जबरदस्त चक्कर चलाया है। सीढ़ियां चढ़कर वो आखिरी जीने पर बैठ गए। बाहर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। सांवलिया ने गौर से सामने की तरफ देखा और बोला, दादा, हमारे आदमी ज्यादा फायरिंग कर रहे हैं,
लगता है उन्होंने कई पुलिस वाले मार गिराए हैं। भूपत ने गौर किया तो टॉमी गन के फायर बराबर हो रहे थे, उसके मुकाबले में राइफलों के फायर कम सुनाई देते थे। भूपत ने सर थोड़ा सा बाहर निकाला और चिल्लाया, अरे वीरम, खबरदार रे, हम बाहर आ रहे हैं। पहलू की जानिब से वीरम की ललकार सुनाई दी, दादा आ जाओ, मगर लेट कर आना। भूपत और सांवलिया जीने से बाहर निकलते ही एक तरफ को दौड़े और फिर एकदम से जमीन पर गिर पड़े। शेरखान समझा कि शायद उसके मोहसिनों को गोली लग गई है, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। भूपत चिल्लाया, शेरखान हमारे साथ रेंगता हुआ चला। कोहनियों के बल बड़ी तेजी से लेटे और सांप की तरह लहरा लहरा कर रेंग कर भूपत, डाकू, सांवलिया और शेरखान जेल के दरवाजे की रोशनी से निकलकर अंधेरे में उस मकाम पर आ गए जहाँ एक जगह आड़ में लेटे वीरम और भाभा सामने की जानिब पुलिस की बैरक पर फायरिंग कर रहे थे। भूपत ने अपना रिवॉल्वर शेरखान को दे दिया और खुद राइफल ले ली। फिर वो सांवलिया से बोला, अब हम किले के बड़े गेट से निकलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वीरम, कितने आदमी मारे हैं? दादा, बहुत से भूने हैं, मगर बड़े गेट की तरफ से गोलियां आ रही हैं, उसे हम संभाल लेंगे। तुम दोनों हमारे ऊपर से फायरिंग करते पीछे पीछे चले आओ। ये कहकर भूपत ने शेरखान के कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, अब शेर बनकर दिखाना। वो दौड़कर अंधेरे में किले की सामने वाली दीवार के साथ आ गए। यहाँ से ढलानी रास्ता नीचे किले के बड़े गेट की तरफ जाता था जो बंद था। जेल का अलार्म अभी तक चीख रहा था। अगर भूपत ने टेलीफोन के तार ना कटवा दिए होते तो अब तक शहर से पुलिस की भारी कुमक वहाँ पहुंच चुकी होती। सांवलिया ने भूपत को आहिस्ता से कहा, दादा मैं आके जाता हूँ। ये कहकर वो कोहनियों के बल तेजी से रेंगता हुआ गेट की दीवार की तरफ निकल गया। पीछे जेल की दूसरी मंजिल वाली बैरक से सिपाहियों के एक दूसरे को घबराई हुई आवाजें सुनाई देने लगी और फायर करने की आवाजें बराबर आ रही थीं। किसी वक्त पीछे मुंह करके वीरम और भाभा टॉमी गन की एक बाढ़ मार देते थे। भूपत के पीछे शेरखान रेंगता हुआ आ रहा था। भूपत ने पिस्तौल उसकी तरफ फेंक दिया। शेरखान ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सांवलिया इस दौरान फर्श पर खिसकता किले के बड़े गेट के पास उस जगह पहुंचकर जहां जमीन पर लेटे फायरिंग करते दोनों सिपाही उसको नजर आने लगे थे। सांवलिया ने बारी बारी दोनों को ठंडा कर दिया। उसके साथ ही वो उठते ही चिल्लाया, दादा चले आओ। भूपत और शेरखान किले के दरवाजे की तरफ दौड़े। थोड़ी देर बाद वो किले से बाहर थे। किले के ऊपर वाली बैरक से पुलिस का फायर आ रहा था। ये लोग दीवार के साथ लगकर जीपों की तरफ दौड़ पड़े। बादल गरजे और एकदम से बारिश शुरू हो गई। कांतीलाल जीपों के पास बेचैनी से टहल रहा था। गोलियां चलने की आवाज से वो समझ गया था कि पुलिस मुकाबला हो रहा है। अंधेरे में उसने कुछ लोगों को अपनी तरफ भाग कर आते देखा। सबसे पहले भूपत और शेरखान आए। भूपत ने शेरखान को जीप में बिठाया और कांतीलाल से कहा, तुम इसे लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ और गोदाम में पहुंचो। मैं बाकी आदमियों को लेकर आता हूँ, जल्दी करो। कांतीलाल उसी वक्त शेरखान को लेकर जीप में बिठाकर निकल गया। दूसरे लम्हे वहाँ वीरम, भाभा और सांवलिया भी आ गए। सांवलिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बाकी छलांगे लगाकर जीप में सवार हो गए। जीप पूरी रफ्तार से एक तरफ को रवाना हो गई।